साथियों, वेलकम टू माय न्यू लेक्चर ऑन रजिस्ट्रेशन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। रजिस्ट्रेशन की बात करेंगे आज हम लोग हिंदू मैरिज एक्ट के तहत में। तो रजिस्ट्रेशन क्यों जरूरी है, और अगर आपकी भी शादी हो गई है और आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो आपने क्यों कराना चाहिए, इन सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो आप देख रहे हैं लीगल 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ एडवोकेट रोहित कुमार सिंह। और अगर आपको किसी भी तरह का कोई कंसल्टेंसी चाहिए तो भी आप व्हाट्सएप पे मुझसे बात कर सकते हैं नॉमिनल सा फी पेड करके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। बात कर रहे हैं आज हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 8 की। सेक्शन 8 में बताया गया है रजिस्ट्रेशन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। अब ये रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता क्यों जान पड़ी, पहले आप समझना कि आज के दौर में हम लोग देखते हैं कि कुछ लड़के लड़कियां भागकर शादी कर लेती है। तो भाग करके शादी कर लेती है, किसी मंदिर में शादी कर लेती है, तो क्या वो शादी वैलिड है? नहीं। अगर वो रजिस्ट्रेशन नहीं होता है कोर्ट से तो उसका कोई भी वैलिडेशन नहीं है। कारण कि जब आप रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, इसका मतलब है कि जो सेक्शन 5 कहता है कंडीशन ऑफ मैरिज, और सेक्शन 7 जो सेरेमनी की बात करता है, जिसमें सप्तपदी की बात कही गई है, सप्तपदी अर्थात 7 फेरे लिए जाते हैं अग्नि के समक्ष, पवित्र अग्नि के समक्ष। तो जब वो पूरा हो जाता है तभी वो शादी वैलिड मानी जाती है। और जब आप रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं यानी इन सब चीजों को आपने फुलफिल कर दिया। इसके लिए कुछ क्राइटेरिया रहते हैं। तो इसका एक पर्पस ये भी है कि पर्पस है फैसिलिटेटिंग द प्रूफ। क्या प्रूफ? कि आपकी जो शादी है वो वैलिड शादी है, आपके लिए वो एक लीगल प्रूफ बन जाता है। इसका प्रयोग आप एड्रेस के रूप में कर सकते हैं, वीजा पासपोर्ट के लिए कर सकते हैं, और अगर आप कहीं जाते हैं तो लीगली आप हस्बैंड और वाइफ होते हैं तो आपके पास में एक प्रूफ होगा। साथ में ये आपके रजिस्ट्रार के ऑफिस में भी जो डायरी होता है, रजिस्टर होता है, उसमें लिखा रहता है। तो बहुत ही पुख्ता और मजबूत एविडेंस होता है। तो इसी बात को इसमें लिखा गया है। अब इसमें एक बात और आप समझिए कि एक लैंडमार्क केस है, जजमेंट है जो सुप्रीम कोर्ट का है। इसमें क्या है सो आप समझना। अभी हमने कहा ना कि जब ऐसी शादियां होने लगी, लोग भाग करके शादियां करने लगे, तो फिर पता नहीं चल पा रहा था कि वाकई में शादी वैलिड है या नहीं है। तो वैसी स्थिति में ये 2006 की केस है, ये है सीमा वर्सेस अश्विनी कुमार। ठीक है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया, किसको किया? जितने भी स्टेट हैं और यूनियन टेरिटरी है, कि आप लोगों को इसके ऊपर में 3 महीने के अंदर में रूल बनाने हैं। रूल बना करके उसे लेजिस्लेचर के पास में पेश करना है, और साथ में इस रजिस्ट्रेशन को मैंडेटरी कर देना है, कंपलसरी कर देना है। तो इसीलिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है। अब बात करें अगर दूसरे पॉइंट की, तो दूसरे पॉइंट में है कंट्रावेंशन ऑफ रूल। अगर इस रूल को आप ब्रेक करते हैं तो इसके ऊपर में कुछ फाइन्स लगाएंगे। फाइन बहुत छोटा सा है, भले वो फाइन है 25 रुपीज का। ठीक है। तो अगर आप ये रूल तोड़ते हैं तो 25 रुपीज का आपके ऊपर में फाइन लग सकता है। और रजिस्ट्रेशन करवा ले तो आपके लिए ही ये बेहतर है, ये चाहती है हमारी कोर्ट। अब बात करते हैं नेक्स्ट कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना। रूल शैल बी लेड बिफोर द स्टेट लेजिस्लेटिव। जो ऊपर डायरेक्ट कर रखा था कि आप 3 महीने के अंदर में रूल बनाओ, उसे अपने जो स्टेट लेजिस्लेटिव है वहां पर आप उसे पेश करें, और वहां से वो कंफर्म रूल बनकर के निकलेगा। जैसे होता है ना कि राष्ट्रपति का जब कंसेंट मिल जाता है, साइन हो जाता है, तब जाकर के वो एक कानून बन जाता है, लोकसभा राज्यसभा। वैसे ही स्टेट में भी होता है। ठीक है। तो वही लेजिस्लेटिव असेंबली में उस कानून को रखने की बात कही गई है। 4 नंबर में कहता है कि हिंदू मैरिज रजिस्टर शैल बी ऑल रीजनेबल टाइम्स बी ओपन फॉर इंस्पेक्शन। ऊपर मैंने आपको बताया कि रजिस्टर जो होता है वो शैल एट ऑल रीजनेबल टाइम बी ओपन फॉर इंस्पेक्शन। उसकी इंस्पेक्शन करने के लिए हमेशा खुला हुआ है कि आपकी शादी वैलिड है कि नहीं है, और ये पुख्ता सबूत होता है। तो ये बहुत अच्छी बात इसमें लिखी गई है। और साथ में क्या है? शैल बी एडमिसेबल एज अ एविडेंस। तो एक एविडेंस के रूप में भी ये काम करता है, और बहुत ही मजबूत एविडेंस के रूप में ये काम करता है।
अब इसके लिए क्या होता है, एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट होता है, उसके तहत रजिस्ट्रार के यहां आपको उससे आवेदन देना होता है और उस आवेदन में कुछ फी भी पे करने होते हैं जो कि हर स्टेट का अलग अलग होता है। तब जाकर के आपकी शादी वैलिड होती है और मान्य हो जाती है। एक बात आप यहां पर समझ लेना कि अगर आप हिंदू मैरिज एक्ट की बात कर रहे हैं तो उसमें दोनों हिंदू होने चाहिए। अब हिंदू मतलब कौन, या तो वो पारसी होगा, माफ कीजिएगा, पारसी नहीं होगा, क्रिश्चियन नहीं होगा, मुस्लिम नहीं होगा। अगर इनमें से वो कोई नहीं है तो वो हिंदू के रूप में ही ट्रीट किया जाएगा। और अगर इधर बात करें तो या तो वो हिंदू है या फिर जैन है या फिर बुद्धिस्ट है, तो इस तरह के ये लोग जो भी हैं वो हिंदू के रूप में ट्रीट किए जाएंगे। इसमें कास्ट की बात नहीं आई है, यानी अगर किसी और कास्ट के साथ भी आपकी शादी होती है तो भी वो वैलिड ही मानी जाएगी, ऐसा हमारा कानून कहता है। ये सीधे सीधे पूरे हिंदू एक्ट के बारे में बात कर रहा है। यहाँ पे जाति की बात नहीं करी गई है, हिंदू की बात करी गई है। लेकिन अगर शादी होती है दो धर्मों के बीच में, अगर हिंदू और मुस्लिम के साथ में शादी होता है या फिर हिंदू या क्रिश्चियन के साथ में या क्रिश्चियन या मुस्लिम के साथ में शादी होता है, तब वहां पर ट्रीट होंगे वो लोग स्पेशल मैरिज एक्ट 1944, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत। और इसके तहत क्या होता है कि आपको 30 दिन के पहले रजिस्ट्रार के यहां पर बताना पड़ता है कि मुझे शादी करना है, और तब तक वो आपको ऑब्जर्वेशन में रखेंगे और आपने जो एड्रेस दे रखा है वहां पर कुछ चिट्ठियां भी जाएगी। और अगर इस बीच में कोई दिक्कत नहीं आया तब जाकर के आपकी शादी आगे बढ़ेगी और शादी की जाएगी। तो अगर आप लोग शादी करना चाहते हैं किसी भी, वो हिंदू मैरिज एक्ट में भी स्पेशल मैरिज एक्ट से शादी कर सकते हैं अगर वो लोग हिंदू हैं तो अगर आप लोग शादी करना चाहते हैं और कोई ऐसी बात है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और उसमें आपको जो डॉक्यूमेंट्स लगता है उसमें एक तो एज प्रूफ लगेगा, यानी लड़का के लिए 21 वर्ष और लड़के के लिए 18 वर्ष पूर्ण होना चाहिए। उसके लिए डॉक्यूमेंट है आपका सर्टिफिकेट, एजुकेशन सर्टिफिकेट, या फिर जो नगर परिषद से बनता है सर्टिफिकेट एज प्रूफ, वो भी आप प्रयोग कर सकते हैं। उसके अलावा एक आपको लगेगा एड्रेस प्रूफ, जिसमें आधार और वोटर आईडी भी आपका काम कर सकता है, और एक आइडेंटिटी प्रूफ। आइडेंटिटी प्रूफ में आप अपना पैन कार्ड दे सकते हैं, यानी ये चीज दोनों का लगेगा, लड़के और लड़कियों का। उसके अलावा 2 विटनेसेस की जरूरत होगी, तो 2 विटनेस और एक आइडेंटिफाई करेगा और उनका भी आधार कार्ड लगेगा, तो तब जाकर के रजिस्ट्रेशन पूर्ण होगा। तो ये अगर रजिस्ट्रेशन कराना है तो 1 दिन के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, क्योंकि आपके पास में फोटोग्राफ्स होंगे, आपका जो शादी का निमंत्रण कार्ड होगा तो उससे भी हो जाएगा। और अगर आप शादी करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको जो मैं अभी प्रक्रिया बताया, जितने डॉक्यूमेंट्स की बात करी वो देंगे, 1 महीने के अंदर आपकी शादी हो जाएगी। 1 महीने के अंदर नहीं, 1 महीने का समय रहता है पीरियड, उसके बाद में आपकी शादी हो जाएगी। तब तक आपका वो जो लिस्ट है वो रजिस्ट्रार ऑफिस में लगा दिया जाता है। तो अगर किसी भी तरह की जानकारी आपको चाहिए तो आप संपर्क कर सकते हैं, और छोटा सा नॉमिनल फी पे करके आप सारी बातों को जान सकते हैं। और अगर शादी करानी है तब तो फिर आप उसमें आगे बढ़े, और मैं आपके लिए तैयार हूं। मेरा काम ये है आप लोगों की हेल्प करना, उसके लिए कुछ पैसे भी खर्च करने पड़ेंगे आपको। तो फिर मिलेंगे नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।